गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आज है 25 दिसंबर 2020। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुँचाना। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे और करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर। हमारे साथ दीपक पांडे होंगे जो कि खुद एक कंपनी चला रहे हैं और आप सभी को गाइड करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्कोप है और कैसे आप फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं और भी बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। डीवाई चंद्रचूड़ ने शारीरिक कार्यवाही करने वाले वकीलों के लिए अदालतों को सुलभ बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से की अपील। डिफरेंटली एबल्ड MBA छात्र का जला हुआ शव बरामद। सभी संपर्कों को व्हाट्सएप पर भेजा था मृत्यु से पहले संदेश। शुरू हो गए हैं कॉमनवेल्थ डिसेबल्ड पीपल्स फोरम नॉमिनेशंस फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड PhD 2021। जानिए अधिक जानकारी इस खबर में। UGC कर रहा है आमंत्रित नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एप्लीकेशंस। सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों के लिए जिले का पहला पुनर्वास केंद्र। खबरें कुछ और भी होंगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। आर ओपिनियन सेगमेंट पर दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं बांसुरी से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जिन्होंने ई समिति का नेतृत्व किया है, उन्होंने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा है कि वे डिजिटल इकोसिस्टम सहित सुलभ बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं, जो कानूनी पेशे में शारीरिक रूप से अक्षम वकीलों और मुकदमों में भागीदारी को सक्षम और सुनिश्चित कर सके। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये दायित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विकलांग वकीलों और मुकदमों के लिए समानता का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के तहत किसी की पसंद के पेशे का अभ्यास करने का अधिकार का एक प्राकृतिक आधार है। ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अब पूरी तरह कार्यात्मक ऑडियो कैप्चा है, ये पत्र सुलभ वेबसाइटों के महत्व को रेखांकित करता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि फाइलिंग को सुलभ बनाने के लिए अक्षम वकीलों पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक विदेशी भाषा में सक्षम वकील के लिए एक फाइल की सेवा करने के लिए समान है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिका से पूछा गया है कि केस बाय केस हस्तक्षेप की तलाश के लिए एक अक्षम वकील की आवश्यकता के बजाय
मौजूदा दाखिल प्रथाओं को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुनः व्यवस्थित किया जाए। उच्च न्यायालयों के तत्काल विचार के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ हैं। अपने सबमिशन को प्रिंट करने और स्कैन करने के बजाय वकीलों को पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट शब्द में की गई दलीलों को आसानी से पीडीएफ फाइलों के रूप में सहेजा जा सकता है। यदि हार्ड कॉपी अनएक्सेसिबल है, जिन्हें पेपर बुक का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है, तो इन्हें स्कैन किया जा सकता है। फिर उन्हें एक पीडीएफ फाइल के रूप में सहेजा जाना चाहिए, लेकिन केवल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आधारित पीडीएफ प्रारूप में। स्टैंप और वाटरमार्क को पृष्ठ पर उस तरह से नहीं रखा जाना चाहिए जिससे हैम्पर सुगम पहुंच में हो। न्यायालयों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत की वेबसाइटें विकलांग वकीलों के लिए अधिक सुलभ हों। दृश्य कैप्चा दर्ज करने के लिए किसी भी जानकारी को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। ऑडियो कैप्चा भी प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर वाटरमार्क की नियुक्ति के कारण निर्णय आदेश कभी-कभी अप्राप्य होते हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों को अपनी पीडीएफ समकक्ष के साथ अपनी वेबसाइट पर HTML प्रारूप में निर्णय जारी करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट की वेबसाइट में स्पष्ट रूप से लेबल वाले बटन होने चाहिए और तारीखों का चयन करने के लिए कैलेंडर सुलभ होना चाहिए। ये केवल पढ़े गए बॉक्स का उपयोग करने के बजाय दिनांक, माह और वर्ष दर्ज करने के लिए एक नियमित संपादन बॉक्स का उपयोग करके किया जा सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उनका पत्र समाप्त करते हुए आग्रह किया कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका दोनों द्वारा उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। प्रकसम जिले के द्रशजुपल्ली मार्ग पर शुक्रवार रात एक 22 वर्षीय शारीरिक रूप से विकलांग ग्राम वॉलंटियर का शव एक तालाब के पास जला हुआ मिला। मृतक की पहचान ओंगोल शहर के बाहरी इलाके में कंपालम इलाके के निवासी उमानेनी भुवनेश्वरी के रूप में की गई। महिला ग्राम वॉलंटियर के रूप में काम करते हुए नारायण विश्वविद्यालय से MBA कर रही थी। ओंगोल तालुक CI शिवरामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि SIMS अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड ने रात 8 बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक महिला एक विकलांग व्हीलचेयर में बैठी हुई थी, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। उनका हैंडबैग तिपहिया के पास पड़ा मिला, जिसमें उनका आधार कार्ड और मोबाइल फोन था। पुलिस ने अपराध स्थल को पूरी तरह से जांचा, लेकिन तत्काल आसपास के क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील तरल नहीं मिला। भुवनेश्वरी की मां जानकी ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने शाम 6:49 बजे उनसे बात की और बताया कि वो आधे घंटे में घर पहुंचेंगी। जब वो शाम 7:30 बजे तक वापस नहीं आई, तो जानकी ने उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। उनका शरीर तिपहिया वाहन तक ही सीमित पाया गया, लेकिन उनके हाथ नहीं बंधे थे। जब वो जल रही थी, तब किसी भी हलचल के कोई संकेत नहीं है। ये हत्या का मामला लग रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने TOI को बताया कि ऐसी संभावना है कि उसे पहले मार दिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। उनके फोन की जांच करने के बाद पुलिस ने पाया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप किया है अपने दोस्तों को शाम 7 बजे के करीब। उस व्हाट्सएप में था, मेरा व्हाट्सएप अब काम नहीं करेगा, कृपया मुझसे मिलने की कोशिश ना करें। कॉमनवेल्थ डिसेबल पीपल्स फोरम नॉमिनेशन फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड PhD 2021। राष्ट्रमंडल विकलांग जन मंच के पास 47 राष्ट्रमंडल देशों में विकलांग जन संगठनों की सदस्यता है और DPO की क्षमता का निर्माण करके और विकासशील नीतियों को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को पूरी तरह से अधिकारों पर लागू करने के लिए राष्ट्रमंडल भर में विकलांग लोगों के लिए पूर्ण मानव अधिकार विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकलांग व्यक्तियों और सतत विकास लक्ष्यों के साथ कॉमनवेल्थ डिसेबल पीपल्स फोरम www.commonwealthdpf.org UK में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन के एक भागीदारी के रूप में 2021 के दौर में 10 मास्टर्स और 5 PhD उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। ये छात्रवृत्ति 6 विकास विषयों के तहत दी जाती है। विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रणालियों और क्षमता को मजबूत करना, वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति, सुरक्षा और शासन को मजबूत करना, फ्लेक्सिबिलिटी और संकटों की प्रतिक्रिया को मजबूत करना, प्रवेश, समावेश और अवसर। CDPF समर्थन के आवेदन करने के लिए आपको विकलांग होना चाहिए और 18 जनवरी 2021 तक CSC पर आवेदन करना चाहिए और 1 फरवरी 2021 तक सहायक दस्तावेज जमा करने चाहिए।
वेबसाइट का लिंक है www.cscuk.fcdo.gov.uk। डॉक्टर श्रुति महापात्रा CDPF की उपाध्यक्ष है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही मेल करें contact@swabhiman.org या फिर srutiswaBhiman.org। यूजीसी विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गुरुवार को चयन वर्ष 2020 के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए नेशनल फेलोशिप फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2020 है। सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांगों के लिए जिले का पहला पुनर्वास केंद्र शहर के विरियाखेड़ी में शुरू करने की तैयारी हो गई है। 6 करोड़ की लागत से भवन निर्माण का काम अंतिम चरण में है। यहाँ दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के अलावा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। काउंसलिंग, जांच सहित सभी जरूरत के अनुसार दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे दिव्यांगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम कहा जा रहा है। यहाँ दिव्यांग जनों का प्रशिक्षण व पुनर्वास दोनों होगा। अब पहले सिर्फ 7 तरह की विकलांगता ही परिभाषित थी। छात्रवृत्ति के लिए अब 10 जनवरी तक छात्र कर सकते हैं आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के छात्रों को दिया मौका, जो छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित रह गए थे। समाज कल्याण विभाग ने छात्र हित में आवेदन की तिथि को आगे न होने से लौटाए गए 3 अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए छात्र बढ़ाने के लिए शासन से अनुरोध कर छात्रों को एक और मौका दिया है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग विद्यार्थी अब 10 जनवरी से 15 शासन ने इस छात्रवृत्ति आवेदन की काशी विद्यापीठ को 55 मीटों पर पहले दिसंबर को छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया। दिन रेगुलर कोर्स में काउंसलिंग के अंतिम तिथि बीत जाने से छात्र परेशान है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अभिलेखों की हार्ड कॉपी अग्रसरित अभ्यर्थियों को वास्तविक प्रमाण पत्र न होने के कारण में काउंसलिंग के कारण प्रथम वर्ष को करा सकेंगे। पिछले साल 20 जनवरी तक प्रमाण वापस लौटा दिया गया और 51 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों छात्र आवेदन से वंचित रह गए थे। 21 जनवरी की जांच के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षा प्रमुख सचिव BL मीणा ने सोमवार तक जिला विद्यालय निरीक्षक संकाप के डीन प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम ने बताया कि इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। सोमवार को काउंसलिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की डेटा मिलने पर ऑनलाइन त्रुटियों को काउंसलिंग की जा रही है। विद्यापीठ और संपूर्ण आनंद संस्कृत 10 फरवरी तक अवसर मिलेगा। सभी पहले 3 दिन अभ्यर्थी बिना वास्तविक प्रमाण पत्र के विश्वविद्यालय में स्नातक व प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 25 मार्च तक काउंसलिंग में शामिल होने आए थे। उनको वापस कर स्नातकोत्तर में दाखिले की प्रक्रिया अभी छात्रों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर उन्हें दिया गया है। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है दानिश महाजन द्वारा आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए सुनते हैं। यह दोस्तों कम्युनिटी कलर की सेगमेंट आवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त दानिश महाजन। सबसे पहले आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये इस साल का अंतिम एपिसोड है कम्युनिटी कलर का, इस साल का। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसको फेवरेट शो बनाया और आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि जो अगला साल आएगा आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बात करूंगा, 1-2 पॉजिटिव चीजों पर हम बात करेंगे। और आज पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एक नोटिस निकाला है गवर्नमेंट ने, जिसमें ये कहा है कि NIPBD देहरादून के जो 2 चैप्टर है, रीजनल चैप्टर सिकंदराबाद और कलकत्ता में, उसको बंद किया जा रहा है। और उसके बाद हमने शो भी किया था और प्रोटेस्ट भी हुए। तो मेरी अपील पर आप लोगों का भी साथ मिला और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाला कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने सर्कुलर को वापस लेते हैं और मर्जर करेंगे हम बाद में। उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि नहीं, ये मर्जर वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे ही चलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फाइनली फिर उसको भी विड्रॉ कर लिया और कहा कि अब पहले की तरह चलेंगे। तो ये एक बड़ी विक्ट्री है।
इस साल अगर हम घटनाक्रम पर बात डालें तो इस साल पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इस बार डिसेबिलिटी के लिए ये साल बहुत ही हलचल वाला रहा गवर्नमेंट की ओर से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने पहले तो कोविड की मार चढ़ी हम लोगों को, और उस चढ़ ही रही है अभी भी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान ही कहा कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन करनी है आरपीडी एक्ट में, उसको लेकर विद्रोह हुआ। फिर नेशनल ट्रस्ट को अमेंड करने की बात हुई, उसके ऊपर भी फिर प्रोटेस्ट हुआ। फिर आरसीआई को अब अमेंड किया जा रहा है, उसके लिए 23 तारीख तक सजेशंस मांगे थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था इसकी तिथि को बढ़ाना चाहिए, तो सजेशंस दे रहे हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा रहा है। आरसीआई एक्ट को अमेंड करना बहुत जरूरी है। जैसे अब आपको मैंने बताया था कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को जो अमेंड करना है, क्योंकि वो 1992 में एक्ट बना था, पास किया गया। उसके बाद 1995 में हमारा एक्ट आया पहला, उसके बाद 2016 में आरपीडी एक्ट आया। तो अब आरसीआई को हमारे एक्ट के हिसाब से अलाइन करने के लिए ये जरूरी है कि उसे अमेंड किया जाए, और अब इसे और इफेक्टिव बनाने की बात की जा रही है। जो देखते हैं कि क्या आता है, उस पर हम बात करेंगे जब वो अमेंड किया जाएगा, उसके ऊपर डिटेल्ड बात करेंगे। लेकिन बहरहाल नेशनल ट्रस्ट और डीक्रिमिनलाइजेशन और अब ये एनआईपीडी के चैप्टर में हम लोगों ने यूनिटी दिखाई, तो इसका हमें बेनिफिट मिला। कहने का भाव ये है कि इस बार कि अगर हम यूनिटी दिखाते हैं, पांचों उंगलियां मिलके काम करते हैं, तो हम डिसेबिलिटी कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। उसके लिए हम सबका आपस में मिलना बहुत जरूरी है, और जो भी ऐसे तमाम इश्यूज जो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों को सजग होना पड़ेगा, सेल्फ एक्टिविज्म करना पड़ेगा और यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अब बहुत सारी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके मतभेद है आपस में, वैसे तो उनको भी अपने मतभेद को सुलझाना चाहिए और आगे आना चाहिए, लेकिन जो नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आगे आके यूनिटी दिखा के एक्टिविज्म करना चाहिए। एक्टिविज्म हम हर तरह से कर सकते हैं, चाहे वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सेल्फ एक्टिविज्म गवर्नमेंट को लिख सकते हैं हम, या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। तो इस साल यही उम्मीद करूंगा कि जो ये साल आप सभी का अच्छा गुजरे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और नेक्स्ट ईयर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटी हो, कोविड का प्रकोप खत्म हो और हम आगे बढ़े, एक्सेसिबिलिटी पर काम करें, एजुकेशन पर काम करें, एम्प्लॉयमेंट पे काम करें। तो आज की सेगमेंट में इतना ही। आज मैं चाहता नहीं हूँ कि हम जाते जाते भी इस साल को नेगेटिविटी के साथ अलविदा करें। इस पॉजिटिव नोट पे हम अलविदा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी बात को माना। गवर्नमेंट का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डिमांड्स को माना हमारी कम्युनिटी को, जब जब विरोध हुआ उन्होंने वापस लिया, ईगो का इशू नहीं माना। तो गवर्नमेंट हमारी एम्पावरमेंट के लिए काम करे, तो हम सब मिलके अपनी कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए काम करें। तो आज के शो में इतना ही। नए साल में बात करेंगे नए इश्यूज पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे करियर काउंसलिंग पर, और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं, व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन और आर ओपिनियन सेगमेंट में आपने दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में हम हर सप्ताह किसी एक करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर आते हैं और एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या स्कोप है, कोई चैलेंज है तो उसे कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको लाइफ में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की ओर जाना है। तो बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर। यस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने नाम सुना भी होगा। कई बार हम कह देते हैं हमें बिजनेस करना है,
तो आज हमारे साथ दीपक जी हैं जो कि उत्तराखंड से हैं, जो खुद की एक कंपनी भी चला रहे हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए कहाँ तक एक्सेसिबल है, कहाँ तक वो इसे इजीली कर सकता है और कितना कमा सकता है। ऑब्वियसली हमारी अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अपने करियर में सक्सेस हो पाते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ज्योति। सबसे पहले आपको रेडियो उड़ान की पूरी टीम को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम क्रिसमस के दिन इस शो को कर रहे हैं, तो एवरीवन मैरी क्रिसमस, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो विषय आपने लिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं जहां हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड वैकेंसीज है, तो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आज के शो में हम कोशिश करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड टॉपिक्स को छूने की, जिससे कि हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें हम बता पाएं कि कैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप यदि फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयर आप कैसे बन सकते हैं। तो इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे। मैं सभी लिसनर्स से उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट तक हमारे साथ इस शो में बने रहेंगे। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो दीपक जी, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और आप जो कंपनी चला रहे हैं, आप खुद विजुअली इम्पेयर्ड हैं, क्या आपकी विजन कम्प्लीटली वीक है या आप पार्शियल हैं? बिल्कुल ज्योति, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं दीपक पांडे, बेसिकली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड स्टेट का, वहां से बिलोंग करता हूं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेन स्ट्रीम स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। उसके बाद कॉलेज अल्मोड़ा से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लॉ देहरादून HNB श्रीनगर गढ़वाल से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। मेरा जो विजन स्टेटस है, मेरा लो विजन है, मेरा RP की दिक्कत है, रेटिनल पिगमेंटोसा। तो मुझे एक्चुअली पार्शली ब्लाइंड आप कह सकते हैं, क्योंकि दिन में जितना मौसम क्लियर होता है तो उतना बहुत अच्छा दिख जाता है। जब वेदर क्लाउडी होता है या फिर लाइट कम होती है तो फिर मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो नाइट का जो इशू है वो बहुत ज्यादा है और रात में तो पूरी दिक्कत है, बट लाइट्स अगर क्लियर होते जाती है बहुत अच्छा। अगर लाइट है अपने पास तो फिर मैं रीडिंग राइटिंग और ये सारी चीजें इंडिपेंडेंटली कर लेता हूँ। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंसी तो पूरी तरीके से है। अगर कहीं नई जगहों पर अगर कहीं चले जाएं या फिर रात को अगर कोई चीजें करनी है तो वहां पे असिस्टिव डिवाइसेस और डिपेंडेंसी पूरी है। बाकी अभी हम लोग करंट में हमारा अपना एक फॉर्म है करियर सपोर्ट 24 कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट बिजनेस सॉल्यूशंस और सोशल सर्विसेज में हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर भी। ओके, तो आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं। तो दीपक जी, अब जानना चाहेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है? बिल्कुल ज्योति, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और कैसे हमारे विजुअली चैलेंज जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं? तो बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जैसे कि आपको हिंदी मीनिंग है स्वरोजगार। स्वरोजगार से अभिप्राय है स्वयं का रोजगार या स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना। यदि हम स्वयं का रोजगार या स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमें स्वरोजगार के लिए उस व्यवसाय का प्रबंधन और कुशलता के साथ उस व्यवसाय का तन मन और धन के साथ संचालन करना, ताकि जो भी आप स्वरोजगार करते हैं, क्योंकि स्वरोजगार में आपके ऊपर कोई नहीं होता है, आप स्वयं का स्वरोजगार करते हैं तो उसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसके लिए आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको उसमें कोई और व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो बिल्कुल आप स्वरोजगार कर सकते हैं। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो फिर आप एक अच्छे सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप जिस भी सेक्टर्स में सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं तो मेनली 2 सेक्टर्स हमारे सामने होते हैं। नंबर 1 सर्विस सेक्टर, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन 2 सेक्टर्स पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रेनिंग। आप जिस भी सेक्टर्स पे और जिस भी एरिया पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस एरिया में ट्रेंड होना जरूरी है। यदि आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से यदि आप
ट्रेनिंग आपने ले ली है उस सेक्टर्स पे, तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड है आपका इंटरेस्ट। यदि आप उस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते हैं तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा और आने वाले टाइम पर आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में, यदि हम एज एम्प्लॉय काम करते हैं तो मेनली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो फिर प्रॉफिट यदि आपको अर्न करना है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। यदि आप इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद आपको एक प्लानिंग अपनी बनानी होगी। क्या आप प्लान करते हैं, यदि आप कोई यूनिट अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की लगा रहे हैं सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, तो फिर आपका एक लॉन्ग टर्म आपका प्लान होगा, कैसे मेरी यूनिट काम करेगी, मेरे पास कितने एम्प्लॉय होंगे। हो सकता है आप सिंगल पर्सन से अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एक या एक से अधिक आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं। आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, आपकी एसओपीज क्या होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोटोकॉल आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप तैयार करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग्स होंगी, ये आप अपनी एक प्लानिंग्स पूरी तैयार करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं। मार्केटिंग टूल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है यदि आप कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में या फिर सर्विस सेक्टर्स में अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उसके मार्केटिंग टूल्स आपके क्या होंगे, कैसे आपका जो प्रोडक्ट होगा मार्केट तक आप उसे कैसे लेकर जाएंगे। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तभी आपको प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। यदि हमारे विजुअली चैलेंज जो कैंडिडेट्स हैं यदि इन बेसिक टिप्स को फॉलो करते हैं तो फिर वो अपना एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉय बनकर अपने साथ साथ सोसाइटी के कुछ और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि अपना तो हम रोजगार शुरू करते ही हैं, बट साथ में 2, 4, 5 लोगों को रोजगार देकर उनकी आजीविका को भी हम बढ़ाने में एक हेल्प हम लोग कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ये फायदे हैं। बेसिक से कुछ चीजें हैं, यदि उनको फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयर बन सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने दीपक जी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। वैसे तो आपने 2 बताई हैं, सर्विसेज और लाइक मैन्युफैक्चरिंग। यस, तो अब क्या स्कोप क्या है इसका? बिल्कुल ज्योति, स्कोप की जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं जिसे हम एमएसएमई सेक्टर्स बोलते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो हमारे जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद, हमारी अर्थव्यवस्था जो है भारत की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती है, हमारे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, चाहे फिर वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयां लगाते हैं। वही इकाइयां आने वाले टाइम पे अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बैकअप देती है। और हमारी अर्थव्यवस्था इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे हर कोई नहीं पहुंच पाता है। और जब हम छोटे छोटे उद्योग, अगर जैसे किसी ने कैंडल मेकिंग का काम शुरू किया, किसी ने डिस्पोजल जो हम कॉफी टी कप, प्लेट्स, दोना पत्तल ये हम लोग करते हैं, या फिर किसी ने सर्विस सेक्टर्स पे अपने कंप्यूटर शॉप खोल दी, वहां पे साइबर कैफे का वो काम कर रहा है, लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी वो दे रहा है, ये सीएससी के माध्यम से, अब कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स, या फिर किसी ने अपना स्कूल रन कर लिया, छोटा सा प्रिपरेटरी स्कूल किसी ने खोल लिया, या किसी ने बड़े अपने इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स या फिर कॉलेज की फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस कर लिया। तो ये चीजें होती हैं, आप लोकल सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मान लिया मैंने अल्मोड़ा में एक डिस्पोजल का मैंने यूनिट लगा लिया, तो डिस्पोजल का यूनिट लगाने से क्या होगा कि लोकल की जो डिमांड्स होगी, मैं लोकल की डिमांड्स को पूरी कर सकता हूँ। तो लोकल में मैंने तो डिस्पोजल बनाया, बट लोकल की मैं पूर्ति कर रहा हूँ, और लोकल से जो पैसा आ रहा है वो लोकल का पैसा लोकल में ही यूज हो जा रहा है। तो डिस्पोजल का वहां पर डिमांड पूरा हो रहा है, बट उसके बाद लोकल की जो सप्लाई चेन है उसको भी मैं पूरा कर रहा हूँ। तो ये है कि अर्थव्यवस्था बाहर से नहीं आने के बजाय मैंने वहीं के वहीं पर वो सारी चीजें पूरी कर ली। तो स्कोप तो अपने आप में है, बट स्कोप के साथ साथ चीजें हैं कि हमें, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, कि हमें ट्रेंड होना और अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना। स्कोप देखिए, जैसे मान लिया किसी विजुअली चैलेंज ने लॉ कंप्लीट कर लिया,
और उसके बाद वो किसी कोर्ट या वहां पर प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपना एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म अपने एरिया पे खोल सकता है। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे काम लीगल कंसल्टेंसी के अंडर ही आते हैं, चाहे आपकी छोटी छोटी आपके सर्टिफिकेशन हो या फिर आपका गवर्नमेंट अथॉरिटीज के, जैसे किसी को इनकम टैक्स का काम करना है, या फिर किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, या डोमिसाइल किसी को बनाना है, या फिर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के CSC के जो वर्क हैं वो सब उस कंसल्टेंसी के अंदर कर सकता है। तो वो अपने एरिया पे ही अब सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवाता है तो फिर वो काम पूरा कर सकता है। और डोमेस्टिक चीजें बहुत बड़े स्तर पर अगर आप लेके जाते हैं तो फिर यही छोटी छोटी इकाइयां आने वाले समय में बहुत बड़ी इकाइयां बन जाती हैं। और MSME सेक्टर्स से ही निकलकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, आज इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हमारे सामने, अगर हम एग्जांपल विप्रो का ले लें या फिर टाटा का ले लें, तो छोटी छोटी चीजों से ही शुरू किया जाता है और आने वाले टाइम पर बड़े कॉर्पोरेट्स बन जाते हैं। तो मुझे लगता है स्कोप्स तो बहुत सारा है, बट जरूरत है हमें एक अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने की, ट्रेनिंग लेने की, और उसका एक प्योर प्लान्स अगर हम लोग तैयार कर लें इन फ्यूचर के लिए, तो फिर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे आप फाइनेंस, आपको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो कैसे आप फाइनेंस ले सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फाइनेंस पर आने से पहले एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को कोई चैलेंज तो नहीं फेस करना पड़ता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब वो करता है, लाइक खुद बिजनेस करता है? तो देखिए ज्योति, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि यदि विजुअली चैलेंज है तो ये जो मैं बात अपने पे भी मैं आपको बता रहा था जब आप मेरे से पूछ थी कि आप क्या करते हैं और कैसे आप करते हैं। देखिए डिपेंडेंसी तो है, इस चीज को तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि यदि आप विजुअली चैलेंज है तो आपको डिपेंडेंसी तो है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को भी डिपेंडेंसी होती है। हर जो नॉर्मल पर्सन होता अपने आप में सारे चीजें हर कोई फुलफिल नहीं होता, डिपेंडेंसी तो हर किसी को होती है। बट हाँ, विजुअली चैलेंज या फिर कोई अदर डिसेबिलिटी है, आपके पास डिपेंडेंसी तो है, आप स्टार्ट करिए अपने एंड से, आप पूरा 110% दीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स से वो हेल्प ले सकते हैं। एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जनरली ये सुना है दीपक जी, उसके साथ साथ आप अपने कलीग्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि चैलेंजेस आपके सामने होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी ओनर्स हैं जो विजुअली चैलेंज हैं या फिर अदर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, बट वो एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयर हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप रेडियो पे काम कर रही है तो आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कि या सक्सेसफुल CA है, या सक्सेसफुल लीगल कंसल्टेंसी फॉर्म चला रहे हैं, या ट्रेवलिंग एजेंसी सक्सेसफुली विजुअली चैलेंज है और सक्सेसफुली ट्रेवलिंग एजेंसी चला रही। चैलेंजेस तो है, बट उस डिपेंडेंसी को आप कैसे कम कर सकते हो, ये आपको देखने की जरूरत है कि डिपेंडेंसी आपके सामने है, लेकिन उस डिपेंडेंसी को आप कम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि चैलेंज होने के साथ साथ यदि आप उस डिपेंडेंसी को, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ ले रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। एक छोटी सी टिप लेना चाहूँगी मैं दीपक जी। जैसे जनरली हम सुनते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड है, कईयों को प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस में कई बार डॉक्यूमेंटेशन होती है, कहीं साइन करने होते हैं, चेक साइन करना होता है, तो गलती से किसी ने चीट कर लिया या ऐसा कुछ, तो इस पर आप लिसनर्स को गाइड कीजिए कि जो सेल्फ एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को कैसे सेफ रख के चलें कि कभी किसी ऐसी चीटिंग में वो फंस ना पाए। देखिए ज्योति, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है आपका। देखिए कोशिश करें, क्योंकि एक चीज है ना, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। कोशिश ये करें कि सब कुछ आजकल डिजिटली अवेलेबल है, चाहे फिर वो गूगल पे हो, चाहे पेटीएम्स हो, या फिर अल्टरनेट जितने भी वॉलेट्स हो, या फिर बैंक का UPI हो। हर बैंक की अपनी UPI है, UPI ऐप है। कोशिश करें कि आप डिजिटली जितना भी ट्रांजैक्शन आपका हो वो डिजिटली करें। बट फिर भी यदि आपको चेकबुक्स, पासबुक्स या फिर आपका जो फॉर्म्स होते हैं, अगर आपको साइन करने, कोशिश करें कि खुद से साइन करें या फिर थंबप्रिंट का यूज करें, क्योंकि बहुत सारे मैंने विजुअल चैलेंज को देखा है बट वो पीछे हटते हैं थंबप्रिंट्स के लिए। तो कोशिश करें अधिक से अधिक थंबप्रिंट का आप यूज कर लें, क्योंकि थंबप्रिंट जब हम, आधार जो हमारा सबसे बड़ी जो हमारी आइडेंटिटी है, वो बिना थंबप्रिंट के आप
बनती भी नहीं है। जब थंबप्रिंट का वहां पर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर हम लोग क्यों थंबप्रिंट से पीछे हटे। कोशिश करें आप थंबप्रिंट का यूज करें, क्योंकि आपका जो थंबप्रिंट है वो अगले का थंबप्रिंट नहीं हो सकता है। यदि फिर भी आपको सिग्नेचर की वहां पे जरूरत होती है तो आप सिग्नेचर करिए अपने किसी फेथफुल, जो आपका विश्वसनीय आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं वहां पर। और फिर भी यदि आपके साथ कहीं पर फ्रॉड हो जाता है, बैंकिंग में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो हर बैंक का अपना एक कंप्लेंट हेल्प डेस्क होता है, उस बैंक को कर सकते हैं। और अगर वहां पे भी आपका सॉल्यूशंस नहीं हो रहा है तो आप आरबीआई को कांटेक्ट कर सकते हैं। आरबीआई ने अलग से एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। और करेंसी का बिल्कुल ज्योति आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ दिया है, तो आरबीआई का अपना एक करेंसी रिकॉग्नाइजेशन ऐप भी है मनी नाम से, तो आप उस ऐप को अपने साथ इंस्टॉल रख सकते हैं मोबाइल में, ताकि आप अपना मनी रिकॉग्नाइजेशन, आप करेंसी आप रीड कर पाए। क्योंकि बहुत सारे विजुअल इम्पेयर्ड्स के साथ ये हो जाता है कि उनका मनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है, उनको 100 देने या तो वो 500 कर देते हैं, या फिर 200 का 10 5, क्योंकि अभी जो करेंसी आई है वो बहुत उसमें बहुत ज्यादा वो है कि वो पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हर विजुअली चैलेंज यदि सेल्फ एम्प्लॉय आप कर रहे हैं, यदि करने का सोच भी रहे, तो इस विषय में आप जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करें। आप डिजिटली होने का कोशिश करें कि आप डिजिटली हो जाएं। यदि आप डिजिटली नहीं हो पा रहे तो सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीखने से तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप सीखें। जितने भी मोबाइल ऐप्स हो, जितने भी टिप्स एंड टूल्स हैं ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटली, उनका आप अधिक से अधिक उपयोग करें तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। यस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने दीपक जी, और मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बातें ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएंगी और बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे लिए। अब हम आते हैं फाइनेंसेस पे। अब पैसा कहाँ से अरेंज करना है, कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की या कुछ ऐसा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हेल्प कर रहे हों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके बारे में बताइए। ज्योति, बिल्कुल बहुत अच्छा रेलेवेंट प्रश्न आपने पूछा है। ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो आपको पैसे की जरूरत होगी। और पैसा कहाँ से आप लेकर आए, मैं फाइनेंस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि आप लोन पर जाएं। लोन से पहले भी यदि आप छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप शुरू कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, तो कोशिश करें अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स या फिर अपने आपके जो नियर्स में आपके जो बहुत अच्छे जो दोस्त हैं, कोशिश करें कि उनसे आप पैसा ले लें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर लें। क्योंकि उनसे जो आप पैसा लेंगे वो आपका इंटरेस्ट फ्री होगा, उसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। एक बार आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चल जाएगा तो उसके बाद आप उस पैसे को वापस करते हैं। बस उसमें जरूरत है आपकी ऑनेस्टी, आप ईमानदारी के साथ काम करें और एक निष्ठा के साथ यदि आप काम करते हैं तो फिर आप उस पैसे को लौटा सकते हैं। उसमें आपको जो फाइनेंशियल जो चीजें होती है, बैंक्स या फिर जितने भी वित्तीय संस्थान, उन चीजों में आपको नहीं उलझना होगा। लेकिन सेकंड जो आपका प्रश्न था कि हम फाइनेंस लेकर कहाँ से आए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिसेबल्स के लिए जो स्कीम चलती है बहुत सारे स्कीम है। तो हमारा एक भारत सरकार का एक उपक्रम है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो आती है वो है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NHFDC। NHFDC दिव्यांगजनों को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स रन करता है। तो उनका एक स्कीम चलती है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। इस योजना के अंतर्गत NHFDC दिव्यांगों को 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाती है। NHFDC ये लोन डायरेक्टली नहीं देती है, बट उसके कुछ इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं, कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, IDBI बैंक है, या फिर स्टेट जो रूरल बैंक है, रीजनल बैंक है। जैसे उत्तराखंड में बात करूं, उत्तराखंड में है उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, हिमाचल में भी हिमाचल ग्रामीण बैंक है, आपका हरियाणा में है रीजनल बैंक्स, आपके रूरल बैंक्स हैं। इनके कोऑर्डिनेशन से जिनके साथ टाई अप होता है NHFDC का, तो NHFDC इनके माध्यम से आपको लोन देती है। मैं जैसे कि पहले आपको बता रहा था, 2 सेक्टर्स पे आपको लोन मिलता है, सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। तो आप दोनों के लिए लोन ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर्स में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। आपको करना इतना है, आपके नियर बाय बैंक में आपको जाना है,
जो भी आपका रूरल बैंक है या फिर आप जो बैंक मैंने ऊपर आपको बताया इससे पहले, यदि आपके नियर बाय में वो बैंक है, आपको उस बैंक में जाना है, वहां पे उन्हें बोलना है कि मुझे NHFDC के अंडर जो लोन स्कीम चलती है डिसेबल्ड पर्संस के लिए, उस लोन स्कीम में लोन चाहिए। तो आपको बैंक के जो ऑफिसर्स होंगे, लोन ऑफिसर्स, वो एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करेंगे और आपका जो DPR होगा, मेनली है आपका प्रोजेक्ट। आप जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि NHFDC आपको लोन देखिए लोन हमारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि NHFDC लोन नहीं दे रही है, लोन आपका कोई अधिकार नहीं है, बट आपका प्रोजेक्ट यदि अच्छा होता है, बैंक को लगता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट से आप जो इनकम करेंगे, उस इनकम से आप बैंक का इंटरेस्ट आप वापस कर सकते हैं, बैंक का जो पैसा है उसे वापस कर सकते हैं, बैंक आपको तभी लोन देगा। तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसे आप प्रोजेक्ट अच्छा बनाएं, उसके जो प्लानिंग्स हैं उन प्लानिंग्स को आप अच्छे से वहां पर बनाएं, बैंक के सामने प्रस्तुत करें कि आप जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करने जा रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने साथ साथ आप कुछ और लोगों को भी रोजगार देंगे और आने वाले समय में आप एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयर बनकर लोगों को रोजगार दे पाएंगे, तो बैंक आपको जरूर देगा। तो आपका NHFDC की जो लोन स्कीम है वो आप अपने नियर बाय बैंक से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे NHFDC का वेबसाइट सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। NHFDC का वेबसाइट है www.nhfdc.nic.in। I repeat वेबसाइट www.nhfdc.nic.in। ये इनका वेब एड्रेस है। मैं टेलीफोन नंबर कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली का यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। उनका टेलीफोन नंबर है 011-4580-3730। आई रिपीट टेलीफोन नंबर 011-4580-3730। ये NHFDC का कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली का टेलीफोन नंबर है। और वेबसाइट मैंने जैसे कि आपको इससे पहले बताई, आप इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। इसमें सारी स्कीम्स हैं, सारे लोन किन किन स्कीम्स में लोन मिलता है वो सारे डिटेल्स वहां पर हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी, यदि आपको बैंक से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी चीजें समझ नहीं आ रही है तो इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में आप कॉल करें, वहां पर IVR जैसे आपको बताया जाएगा IVR में आप उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपके किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव से इनकी बात होगी और ये आपको जरूर गाइड करेंगे और आपको फाइनेंस में जो भी हेल्प चाहिए होगी वो फाइनेंस आपको NHFDC अवेलेबल करवाएगा। और बाकी ये तो थी बात NHFDC की, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। बाकी इसके बाद बहुत सारी और भी स्कीम है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक चलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। ये अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से चलाया जाता है। जैसे यदि आप रूरल एरिया में अपना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप KBIC में कर सकते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, या उसमें आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे स्कीम्स चलाता है, उसमें फाइनेंशियली वो हेल्प करते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में यदि आप किसी भी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यदि आप लोन लेते हैं तो यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 20 to 25% सब्सिडाइज लोन दिया जाता है। यदि आप SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्स हैं तो आपको 35% का सब्सिडाइज लोन दिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट क्या स्कीम्स अभी चला रही है, विजुअली पर्सन विद डिसेबल्स या फिर विजुअल चैलेंज या फिर नॉर्मल्स में क्या स्कीम चल रही है, तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट DIC को कांटेक्ट कर सकते हैं। DIC मींस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र। वहां पर आप चले जाएं, वहां पर आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम चलाई जा रही है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको जब आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे किन किन अथॉरिटीज में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन कौन से आपको लाइसेंसेस लेने हैं, कैसे आपको फाइनेंस लेना है, कौन से स्कीम के अंदर कौन सा बैंक आपको फाइनेंस दे रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जिला उद्योग केंद्र से आपको मिलेगी। आपके हर जिले में एक DIC होता है।
मोस्टली जितने भी जिले हैं 600 प्लस इंडिया में, हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र है। आप उस जिला उद्योग केंद्र में चले जाएं, वहां पर जाके उन्हें अपना प्रपोजल दिखाएं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका स्किल, अपने स्किल्ड, आप जो भी आपका कौशल क्षमता है उस कौशल क्षमता को उन्हें बताएं। तो जरूर वहाँ के जो डायरेक्टर्स होंगे DIC के, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आप एक अच्छे सेल्फ एम्प्लॉयर बन पाए। उसमें आपको पूरा मार्गदर्शन जो भी मार्गदर्शन होगा वो मार्गदर्शन आपको DIC के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमने फाइनेंस वाली बात करी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको जरूर समझ आएगी और वो अपने अपने स्तर पर इसे इम्प्लीमेंट करने में पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया दीपक जी, आपने बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है लिसनर्स को और मुझे उम्मीद है कि सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए और ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया, आपका और रेडियो उड़ान की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी जैसे जैसे मौका मिलते जाएगा, हम लोग आगे आने वाले समय में और भी प्रोग्राम्स में आप लोग के साथ सम्मिलित होते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान के वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।